मेरे पास एक तगड़ा सवाल है। अब ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा और ये भी बताएगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। तो आओ प्रॉब्लम को देखते हैं। मेरे पास एक 3 kg की मास का बॉल है और ये छत से बंधा हुआ है एक रस्सी की मदद से। इस रस्सी की लंबाई कुछ 2 मीटर है। इस बॉल को मैंने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी ताकि ये बॉल एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सर्कुलर मोशन करे, कुछ ऐसे। अब इसकी ऊंचाई, इस बॉल की ऊंचाई ग्राउंड से ये चेंज नहीं हो रही है, ये इतनी ही ऊंचाई पे सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अगर तुम इसे ऊपर से देखो इस पूरी चीज को, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक सर्कल में जा रही है बॉल। अब हमें पता ये लगाना है कि इस रस्सी में टेंशन कितना है और इस बॉल की स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्योंकि टेंशन पता लगाना है, और जब भी फोर्सेस की बात हो रही हो ना, तो हम सेम स्टेप्स का फॉलो करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे FBD, यानी कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉल पे। अब देखो, क्योंकि ये सारी चीज हो रही है धरती के सरफेस के पास, यानी कि इस पे एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। अब और कौन कौन से फोर्सेस हैं? अब ये बॉल किसी और चीज के कांटेक्ट में तो है नहीं, बस एक रस्सी है जो कि इसे खींच रही होगी। यानी कि इस रस्सी के कारण इस पे बॉल पे एक टेंशन लगने वाला है, कुछ इस दिशा में ऐसे। ये हो गया मेरा टेंशन T। तो अब मैंने पहला स्टेप तो बना लिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने इस पे FBD बना ली है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप है न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन is equal to net force in the same direction divided by mass of the body। अब यहां पे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ दो डायरेक्शंस में लगा सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। अब एक डायरेक्शन मुझे डायरेक्टली बता देगी कि टेंशन की वैल्यू क्या है, और दूसरी डायरेक्शन में हम फंस जाने वाले हैं। तो देखो, ये चीज तुम्हें एक्सपीरियंस से पता चलेगी कि कौन सी डायरेक्शन सही है। जितने ज्यादा तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उतने ज्यादा तुम फास्ट होते जाओगे ये प्रिडिक्ट करने में कि कौन सी डायरेक्शन मुझे डायरेक्टली बता देगी टेंशन की वैल्यू, और वहीं से स्टार्ट कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने गलत डायरेक्शन भी चूज कर ली तो मैक्सिमम क्या होगा, 2 मिनट बर्बाद जाएंगे, है ना। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, आओ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ इस केस में मुझे पता है कि कौन सी डायरेक्शन सही है, और वह है वर्टिकल डायरेक्शन। तो आओ उसी से चालू करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है? तो देखो, ये बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन नहीं कर रहा है, ये इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे गोल चक्कर काट रहा है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाने वाला है। अब कभी कभी कुछ लोग जल्दीबाजी में -9.8 लिख देते हैं G की वैल्यू, लेकिन ये सही नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 इज इक्वल टू नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। अब वाई में मुझे ग्रेविटी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ग्रेविटी लिख देने वाला हूँ, mg। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे साइन सही लिखने चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, न कि सेंट्रीपिटल, तो इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है कि ऊपर के डायरेक्शन में फोर्सेस ये हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और नीचे के डायरेक्शन के फोर्सेस हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगी -mg। और कोई फोर्स तुम्हें दिख रही है क्या? अब देखो, जब भी तुम्हें फोर्सेस की बात करनी हो तो डायरेक्टली FBD पे आओ। FBD पे हमने सारे फोर्सेस ड्रॉ कर रखे हैं पहले से ही, ठीक है। तो यही हमें बताएगा कि कौन कौन से फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे एक और फोर्स है टेंशन का। ये तो ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये तो दोनों ही डायरेक्शन में है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे। इसमें दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा Tx, और एक हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला Ty। तो यहाँ पे हमें केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स डालने हैं, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं। तो यानी कि मुझे इस कंपोनेंट की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब देखो, इसे तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे 30 डिग्रीज दिया हुआ एंगल, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हो जाएगा 30 डिग्रीज। अब मैं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके इस Ty की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस टेंशन के टर्म्स में, ठीक है। मेरे पास टेंशन की वैल्यू है नहीं। वैसे कभी कभी जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं कि रस्सी की जो लंबाई है ना, वही टेंशन की वैल्यू मान लेते हैं, टेंशन इज इक्वल टू 2 मीटर्स। लेकिन तुम ऐसा मत करना, ये तो गलत यूनिट्स भी हो जाएंगे, है ना। ये टेंशन और रोप की लंबाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों सेम चीजें नहीं हैं। तो आप देखते हैं, टेंशन की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन के टर्म्स में निकालनी है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ कॉस ऑफ थीटा का, क्योंकि मेरे पास है एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। ये देखो, साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइन हो जाएगा ऑपोजिट, ठीक है। कॉस हो जाएगा एडजेसेंट। तो Ty की वैल्यू हो जाएगी टेंशन इंटू कॉस ऑफ 30, और क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैं लिखने वाला हूँ इसे पॉजिटिव Ty,
और टी वाई की वैल्यू आ जाएगी टेंशन कॉस ऑफ 30, टेंशन कॉस ऑफ 30। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया तो आप जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कॉस ऑफ द थीटा एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड टी वाई डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज की लंबाई जो कि है टेंशन। अब अगर मैं दोनों साइड टेंशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा टी वाई इज इक्वल टू टी कॉस ऑफ 30, और ऐसे ही मैंने ये लिख दिया है। अब अगर मुझे टी एक्स निकालना होगा तो उसके लिए मैं साइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और टी एक्स की वैल्यू आएगी टी साइन ऑफ 30, लेकिन उसकी बात तो बाद में करेंगे। हाँ, तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने सारे फोर्सेस लिख दिए हैं, इनके अलावा तो कोई और फोर्सेस है ही नहीं। अब ये पूरी चीज डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। अब अगर दोनों साइड में मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा mg माइनस mg प्लस टी कॉस ऑफ 30, ये हो जाएगा 0। तो अब इसे लिख लेते हैं। राइट साइड में बच गया मेरे पास टी कॉस ऑफ 30, टी कॉस ऑफ 30 डिग्रीज माइनस mg, और लेफ्ट साइड में बच गया मेरे पास 0, ये हो गया बराबर 0 के। अब अगर दोनों साइड में mg को ऐड कर दूं तो मेरे पास यहाँ से mg कैंसिल और mg आ जाएगा यहाँ पे, mg यहाँ से हो गया कैंसिल और mg आ जाने वाला है यहाँ पे प्लस mg। अब अगर दोनों साइड में cos ऑफ 30 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से cos ऑफ 30 गायब और cos ऑफ 30 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई cos ऑफ 30। अब मेरे पास इन सब की वैल्यू तो पता है, तो मैं टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो टेंशन की वैल्यू आएगी मास जो कि दिया हुआ है मेरे पास 3 kgs इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस ऑफ 30। अब कॉस ऑफ 30 इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये होती है √3/2। अब अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, और टेंशन की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 34 न्यूटन्स, अप्रॉक्सीमेटली 34 न्यूटन्स की। तो हमने यहाँ पे अपने प्रॉब्लम का पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया है, टेंशन की वैल्यू निकाल ली है। अब आओ दूसरे पार्ट पे चलते हैं, स्पीड निकालते हैं इस बॉल की। तो अब इसे निकालने के लिए क्या किया जाए? तो देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तक हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, और न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं अब थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, पहले ये इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हम ये लगाने वाले हैं अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो मैं लिखूंगा ए एक्स इज इक्वल टू नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइड बाई मास ऑफ द बॉडी। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि एक्स डायरेक्शन कुछ नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है। ये बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, और इस पोजीशन पे एक्स डायरेक्शन, ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर की तरफ लग रहा है यहाँ पे। तो यानी कि एक्स डायरेक्शन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन होगी। तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स के बजाय ए सेंट्रीपिटल, ये बराबर हो जाएगा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन के बजाय नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। अब देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू तो मुझे पता है क्या होती है, ये हो जाएगा कुछ v² बाई आर रेडियस एंड दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। अब सेंट्रीपिटल डायरेक्शन कुछ नहीं बल्कि एक्स डायरेक्शन ही है ना, और एक्स डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ पे एक ही फोर्स है, वो है टेंशन का एक्स कॉम्पोनेंट टी एक्स। अब इसकी वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस टेंशन टी के टर्म्स में। और अगर इस ट्रायंगल में देखो तो ये 90 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम इस्तेमाल करेंगे साइन ऑफ 30 डिग्रीज, क्योंकि साइन थीटा इसलिए क्योंकि हमें निकालनी है ऑपोजिट साइड की लंबाई। तो ये हो जाएगी टी एक्स इज इक्वल टू टेंशन साइन ऑफ 30। इसे मैं लिख लेता हूं टेंशन साइन ऑफ 30 डिग्रीज। और इसके अलावा तो कोई और फोर्सेस है नहीं इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या फिर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। हमारी एफबीटी पे कोई और फोर्सेस नहीं है। अब ये पूरी चीज डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी m। अब देखो, इस इक्वेशन में मेरे पास r की वैल्यू तो पता है और टेंशन की वैल्यू मुझे दी हुई है और मास की वैल्यू भी मुझे पता है, यानी कि मैं आसानी से स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि क्यों हमने इस डायरेक्शन को पहले चूज नहीं किया और वर्टिकल डायरेक्शन को चूज किया। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन को पहले चूज करते तो हमें टेंशन की वैल्यू पता नहीं होती और इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाते और हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते। इसीलिए हमने वर्टिकल डायरेक्शन को पहले चूज किया। लेकिन वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, तुम जैसे जैसे और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें एक्सपीरियंस होने लगेगा और तुम ये सब चीज़ें देखते ही बता दोगे। तो चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। अब v की वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये हो गई v²। अब अगर मैं दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से r गायब और r आ जाएगा यहाँ पे। वैसे r की वैल्यू है क्या? तो r की वैल्यू तो मुझे दी हुई है 2 मीटर। नहीं, r यहाँ पे है रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल का चक्कर काट रही है बॉल,
और ये है ये वाली सर्कल। तो यानी कि रेडियस हो जाएगी ये लंबाई और मुझे ये लंबाई निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा कि ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर दूंगा। ये जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये कुछ गलती कर दी मैंने, ये यहाँ तक आएगी और ये हो गई ये ट्रायंगल। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूज की लंबाई दी हुई है 2 मीटर, ये एंगल है 30। अब मुझे निकालना है ये रेडियस, तो ये हो गया ऑपोजिट साइड। तो फिर से मैं साइन का इस्तेमाल करने वाला हूँ और ये हो जाएगी L साइन ऑफ 30। तो R की वैल्यू हो गई L साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू टेंशन साइन ऑफ 30, ये पहले से था, टेंशन साइन ऑफ 30 डिवाइड बाय मास। अब अगर मैं दोनों साइड L साइन 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से L साइन 30 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा L साइन 30। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये यहाँ पे ऐसे, हाँ। तो L साइन 30 आ जाने वाला है यहाँ पे इंटू L साइन ऑफ 30 डिग्रीज और ये हो जाएगा V स्क्वायर के बराबर। यानी कि V की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास दोनों साइड मुझे रूट लेना पड़ेगा। ये हो गया रूट। अब इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, आओ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टेंशन की वैल्यू है 34, साइन 30 हो जाता है हाफ इंटू L की वैल्यू है 2 मीटर्स इंटू साइन ऑफ 30 और इसकी वैल्यू है हाफ डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी और मास की वैल्यू दी हुई है 3 kgs। अब इन सब का मुझे रूट लेना है, रूट, तो ये मुझे दे देगी वेलोसिटी की वैल्यू। तो इसे मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है और वेलोसिटी की वैल्यू आती है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई मेरी बॉल की वेलोसिटी जिस स्पीड से ये गोल चक्कर काट रही है। अब यहाँ पे तो हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है, दोनों टेंशन और स्पीड की वैल्यू निकाल ली है। आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर तुम्हें फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हो तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना और उसके बाद न्यूटन के सेकेंड लॉ को किसी एक डायरेक्शन में लगा लेना। जिस डायरेक्शन में तुम न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे होगे उसी डायरेक्शन के फोर्सेस को इंक्लूड करना है यहाँ पे। अब अगर वो डायरेक्शन सेंटर की तरफ पॉइंट करे किसी सर्कल के, तो यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करना और उसकी वैल्यू हो जाती है V स्क्वायर बाय R। और जो फोर्सेस होंगे ना जो सेंटर के अलोंग पॉइंट कर रहे हो, उन्हीं फोर्सेस को यहाँ पे इंक्लूड करना, या तो सेंटर के तरफ या तो सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उन्हीं फोर्सेस को यहाँ पे इंक्लूड करना। अब देखो यहाँ पे R की वैल्यू इस सर्कल का रेडियस होती है जिस सर्कल पे ये बॉडी चक्कर काट रही हो।